गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो? सर क्या बताएं, कैसे हैं कैसे नहीं मत पूछो। एनजाइटी बहुत हो रही है, घबराहट बहुत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी वॉमिटिंग आ जाएगी। क्योंकि सर हम आप बोलते रहे, हम सुनते रहे। आप बोलते रहे, हम एक कान से सुनते रहे, दूसरे कान से निकालते रहे। पर अब बेटा, अब आपको दोनों कानों को एक कान से सुनना है और दूसरे से निकालना नहीं है, और वहां पर आपको दरवाजा लगा देना है कि जो चीज अब आपको सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, वो आपके बाहर ना निकले, आपके दिमाग में घुसे। तो एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे तो बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है और मैंने तो तैयारी भी कर ली है, फिर भी मेरे को पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो बेटा मेरे सेंटर पे एक स्लोगन लिखा हुआ है। उस स्लोगन को आप अपने कमरे की दीवार पे ये कोटेशन लिख लीजिए और रोज इसे देखिए। कंघी करते हुए देखिए, खाते हुए देखिए, लेटते हुए देखिए, गुनगुनाते हुए देखिए। और वो कोटेशन ये रही आपकी स्क्रीन पर। क्या है? जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। तो बच्चों ये कोटेशन अपने रूम के अंदर कहीं भी जहां आपकी नजर पड़ती है ज्यादा से ज्यादा, वहां पर ये कोटेशन लिख लीजिए और देखिए 20 दिन के अंदर आपने एक और मूवी देखी थी बेटा, आपने सीरीज कब, कोटा फैक्ट्री में, उसमें जीतू सर ने बोला कि कोई भी आदत 21 दिन में बदली जा सकती है। कोई भी आदत 21 दिन में बदली जा सकती है। आपको घबराहट हो रही है तो आपको 21 दिन में कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो ये वाली बात एक बार अपने लाइफ में फॉलो करिए और इस कोटेशन को अपने कमरे में लगाइए। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो ठार होगी, मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। मेरी बात मानिए और ये 21 दिन नहीं, सिर्फ आप 7 डेज करके देखिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर 7 दिन में हमें कुछ असर हुआ या नहीं हुआ। आपके लिए इस पेंडेमिक में मैं इतनी वीडियो लेके आया हूं, इतना कंटेंट लेके आया हूं। अगर आप उन्हें भी देख लेंगे और एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकालेंगे नहीं, सीधा अपनी हार्ड डिस्क में लेके जाएंगे, तो मैं गारंटेड कहता हूं आपकी एंजाइटी दूर हो जाएगी। और इसी तरह मैं आपके साथ, आपके प्यार के साथ चलता रहूंगा, बशर्ते आप बेटा, आपको लगता है कि अगर मैंने आपके लिए सही गाइडलाइंस इशू कर रहा हूं, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिए। हालांकि ये शब्द मैं बहुत ही कम बोलता हूं वीडियो के अंदर, आप चेक कर लीजिए। फिर भी लोगों ने ये मुझे बोला, स्टूडेंट ने बोला कि सर आप ये बात बोलिए। तो चलिए आज अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। हमने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कर लिया था, अब मैं आपके लिए वाइवा के क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपका 2 नंबर का टर्म 2 में आना है। सर 2 नंबर के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, 2 नंबर के लिए भी मेहनत, एक एक नंबर हमारे लिए कीमती है। एक नंबर आपको दिल्ली के अंदर एसआरसीसी के अंदर एडमिशन, अगर आपको 1 नंबर के पीछे, आधे नंबर के पीछे, 0.25 नंबर के पीछे भी आपका रह सकता है। तो बेटा इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है, एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो बेटा इस चीज को ध्यान रखते हुए आज मैं आपके लिए वाइवा के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो टर्म 2 में आपका 2 मार्क्स का होगा। 6 मार्क्स के प्रैक्टिकल की वीडियो मैंने दे दी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है वाइवा क्वेश्चन टर्म 2। और मैं बच्चों एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं अपना दूसरा बैच टर्म, ये जो सेकंड 21 मार्च को मैं अपना 12th का बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में शुरू करने जा रहा हूं। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, इंटरेस्टेड जो पर्सनस हैं, वो मेरे इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9560588059। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं वाइवा के क्वेश्चंस पर आपको आगे लेके चलता हूँ। सबसे पहले वाइवा के बारे में आपको बताऊं कि वाइवा इस बार जो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट और कॉमन साइज के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं कैश फ्लो के स्टेटमेंट के सवाल आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन तो बेटा आपको पढ़नी ही पड़ेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। मैं आपको उन चीजों में टाइम खराब नहीं करूंगा जो जर्नल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिमिटेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन और फाइनेंसिंग की डेफिनेशन। ये तो बहुत जर्नल कॉमन बात है जो हर बच्चा याद करता ही करता है और प्रोजेक्ट पढ़ने से पहले, मतलब वाइवा देने से पहले वो पढ़कर जाता ही जाता है। मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो चीज मैं अनदेखी जो आप करते हो, और एग्जामिनर जो आपका एक्सटर्नल आएगा वो हो सकता है अनदेखी
चीजें जो आप कभी गौर नहीं फरमाते हो किताब में, उस चीजों पे पूछता हूं। कुछ चीजें आपकी नॉलेज में होंगी, वो आप आज भी आपको आती होंगी। तो चलिए हम पहला वाइवा क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो आज की बड़ी हॉट केक आइटम है, डेट इज प्रपोज्ड डिविडेंड। डेट इज प्रपोज्ड डिविडेंड। ओहो, मेरा वो कहां चला गया, हाँ ये रहा। सबसे पहले सर नहीं, प्रपोज डिविडेंड नहीं, सबसे पहले मैं कह रहा हूं, मैं कर रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या कर रहा हूं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहली बात, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वाइवा का ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है। AS3 रिवाइज्ड। AS3 रिवाइज्ड आपका, और आपको पता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आपने 11th में पढ़ा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वाइवा में भी पूछा सकता है कि आपसे एक सवाल पूछा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा, तो आपने बोला AS3 रिवाइज। इमीडिएट रिएक्शन आया एग्जामिनर का कि बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, तो आपको पता होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। बेटा वाइवा का क्वेश्चन जो है वो अनलिमिटेड है कि वो एग्जामिनर का जो उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड वो आपका क्या चल रहा है, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं इसको लिमिट में तो नहीं बांध सकता, फिर भी हाँ कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल करा पाऊं, जो मेरे पिछले 30 साल का जो तजुर्बा है उसके ऊपर बिहाफ में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले AS3 रिवाइज, और AS3 रिवाइज और AS किसने बनाए? इंस्टीट्यूट ऑफ ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। फिर आपसे इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है कि इसके कौन कौन से मेथड हैं। तो आपके 12th में 2 मेथड है बेटा, आपके 12th के अंदर 2 मेथड हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। CFS के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड। और जो आपका CBSE के अंदर क्वेश्चन आता है वो इसके ऊपर आना है, CBSE में जो आएगा वो इनडायरेक्ट मेथड आएगा। चलिए यहां पर भी बात खत्म हो गई मेरी। ओहो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेथड। चलिए आगे, इनडायरेक्ट मेथड आगे चलिए। सबसे पहला ट्रीटमेंट आपसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैश? कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड। बेटा मैं आपको ये स्क्रीन पे भी दिखा सकता था, अगर मैं इसे हाथ से लिखूंगा तो आपको ज्यादा याद होगा, क्योंकि आपको पेपर भी हाथ से लिखना है, और स्क्रीन पे दिखाने से क्या है कि आपके दिमाग में इमीडिएट पिक्चर तो आ जाएगी पर रिटेन नहीं रहेगी, पर लिखने के बाद आपकी वो पिक्चर दिमाग में रिटेन रहेगी, ये मेरा मानना है। बाकी लोगों की इसके बारे में कुछ और भी सोच हो सकती है। लिख के करोगे बढ़िया करोगे, अच्छा करोगे। कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है विच इज हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द 90 डेज और लेस। यानी कि कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन से क्या आता है? जो इन्वेस्टमेंट आपकी 90 डेज और लेस, मतलब 90 दिन या उससे कम दिन में कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो कि 90 दिन में कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो आपकी क्या हो जाएगी? कैश इक्विवेलेंट हो जाएगी। इनसिग्निफिकेंट रिस्क, उसमें कोई रिस्क नहीं होता। तो 90 डेज और लेस आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि कैश इक्विवेलेंट के लिए जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट होती है उसकी मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? दैट इज 90 डेज और लेस। 90 डेज और लेस। और आपसे पूछा जा सकता है एग्जांपल ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आपका क्या होगा? कमर्शियल पेपर। बेटा आपने 12th 11th में पढ़ा कमर्शियल पेपर, करंट इन्वेस्टमेंट और ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल इज एग्जांपल ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए आपका ये भी हो गया। उसके बाद चलते हैं हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल परचेज ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड बोरिंग इज कवर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर, सबसे जो आज की हॉट केक आइटम है, दैट इज प्रपोज्ड डिविडेंड। दैट इज प्रपोज्ड डिविडेंड।
आपको अच्छे से याद होगा जो प्रपोज डिविडेंड आपको 2 सालों का दिया होता है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का लेट से 50,000 और 70,000। आपसे एग्जामिनर ट्रीटमेंट आपको कहेगा ये लो पेन चौक पकड़ो और बोर्ड पे बताओ ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। तो आपने क्या कहना है, करंट ईयर का आप इग्नोर कर देंगे, प्रीवियस ईयर का आप वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐड करते हो और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप माइनस करते हो। तो ये क्यों करते हैं, इसके पीछे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। वो आपसे पूछ सकता है कि प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट तो आपने बता दिया, इमीडिएट एक क्वेश्चन और रेज हुआ कि बताओ ये ऐसा क्यों करते हैं। इसका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसका एक पीडी का प्रपोज डिविडेंड के ऊपर हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS4। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS4, इवेंट एंड कंटीजेंस अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। इवेंट एंड कंटीजेंस अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट AS4। इसके बेस के ऊपर हम ये प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड 2 सवाल मैंने आपको बताए कि एक तो करंट ईयर का ट्रीटमेंट बता दिया और इसके पीछे AS4 रिवाइज, उसका नाम बता दिया, ये भी पूछ सकता है। अब आ जाइए आगे, वो आपसे प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में भी पूछ सकता है कि अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स को अगर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आप कहां दिखाओगे, तो आप बोलोगे प्रीवियस ईयर का वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐड कर दूंगा, और नहीं सर गलत बता गए आप, करंट ईयर का मैं वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐड करूंगा और जो प्रीवियस ईयर का होगा वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से वहां नीचे मैं माइनस कर दूंगा, वहां पे मेरा ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए प्रपोज डिविडेंड बता दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स बता दिया, इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड क्या होगा, आप वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐड करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रीटेड एज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों बैंक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, आपने डेफिनेशन पढ़ी, चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विटी एंड बोरोइंग। तो ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ बोरोइंग, हैंस कवर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है अनदेखी में, आपको पता है आपका एक एसेट साइड में होता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म, ये करंट एसेट्स में आता है, ये नॉन करंट एसेट्स में आता है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। ये दोनों ही आइटमें क्या हैं, ये दोनों ही आइटमें आपकी कहां आएंगी, ये दोनों आइटमें क्या हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कौन सी एक्टिविटी है, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और करंट इन्वेस्टमेंट आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। अब आ जाइए वाइवा के और क्वेश्चंस क्या आते हैं। वाइवा का क्वेश्चन एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि कोई एक ऐसी ट्रांजेक्शन बताइए, आप कोई एक ऐसी ट्रांजेक्शन बताइए जिसमें एक ट्रांजेक्शन में 2 एक्टिविटी की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्या मतलब सर, आप कोई एक ऐसी ट्रांजेक्शन बताइए जिसमें एक ट्रांजेक्शन में 2 एक्टिविटी की इन्वॉल्वमेंट होती है। सर क्या मतलब, यानी कि आपको वो ट्रांजेक्शन बतानी है, एक ट्रांजेक्शन जिसमें एक ही एक्टिविटी के अंदर 2 आंसर आएंगे, यानी कि आपकी मेजर 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो आप कोई एक ऐसी एक्टिविटी बताइए जिसमें एक एक्टिविटी में आपकी 2 एक्टिविटी का समावेश होता है, 2 एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट होती है। कहां चला गया, 2 एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, तो वो एक्टिविटी कौन सी है बेटा, एसेट्स परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम। बेटा आपकी किताब में भी लिखा हुआ है ये एक सवाल, हायर परचेज सिस्टम। अब मैं इसका तरीका बताता हूं। मान लीजिए आपको 50,000 रुपए की आपने एक गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे करी, मान लीजिए आपने 50,000 रुपए की गाड़ी की इंस्टॉलमेंट करी, इसके अंदर 48,000 जो था वो प्रिंसिपल पार्ट था, और दूसरा जो 2,000 था, एक मिनट, प्रिंसिपल पार्ट था, और दूसरा पार्ट जो था वो इंटरेस्ट का पार्ट था। दूसरा पार्ट किसका था, इंटरेस्ट का पार्ट था। तो बेटा जो प्रिंसिपल होगा ये क्या होगा आपका, ये होगा आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये होगा आपका आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
बेटा ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए आप, कि एक ऐसी ट्रांजेक्शन बताइए कि जिसमें एक ही ट्रांजेक्शन में दो ट्रांजेक्शन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, दैट इज एसेट परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम। हाँ सर नोट कर लिया ये। अब उसके बाद आ जाइए आप बाय बैक ऑफ शेयर। बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक ऑफ शेयर्स, ये होगी आपकी आउटफ्लो ऑफ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो बेटा कुछ बातें ये ऐसी हैं, और उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो सम ऑफ ऑल एक्टिविटी, सम ऑफ ऑल एक्टिविटी क्या मतलब सर? सम ऑफ ऑल एक्टिविटी, द सम ऑफ द टोटल सम ऑफ ऑपरेटिंग, investing and financing activities called either net increase in cash and cash equivalent or decrease in cash and cash equivalent। यानी कि तीनों का जो a प्लस बी प्लस सी होता है वो क्या आता है? या तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा या नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। आपसे वो a प्लस बी प्लस सी का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस बेटा ये ऐसे थे। और तीसरी बात, आपको एक चीज और मैं आपको लिखवा रहा हूं कि डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड पेड आपको पता है दो तरह की कंपनी होती है डिविडेंड पेड, एक होती है फाइनेंस कंपनी और एक होती है नॉन फाइनेंस कंपनी। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछा था ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो डिविडेंड पेड एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, दैट इज द आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपके दिमाग में एक बात और भी आ सकती है सर, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर इज आल्सो ऐसी एक्टिविटी जो हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। यहां मैंने आउटफ्लो के बारे में पूछा तो ये भी एक्टिविटी हो सकती है। हाँ सर हो सकती है। ये तो बेटा वहां दिमाग जो चल गया सो चल गया। उसके बाद देखिए इतना टाइम तो होगा नहीं, उसके बाद आ जाइए डिविडेंड रिसीव्ड। ये देखिए ये नोट कर लीजिए आप, डिविडेंड रिसीव्ड। अब अगर वो आपकी फाइनेंस कंपनी है या नॉन फाइनेंस कंपनी है, अगर वो आपकी फाइनेंस कंपनी है, डिविडेंड रिसीव आपकी फाइनेंस कंपनी है, तो क्या हो जाएगा? इनफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये क्या हो जाएगा? नॉन फाइनेंस है, इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आप कहेंगे सर अगर एग्जामिनर ने ये सवाल पूछ लिया और मेरे से ये नहीं बताया कि वो कंपनी कौन सी है, आइदर फाइनेंस और नॉन फाइनेंस, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मानेंगे? इट्स ए नॉन फाइनेंस कंपनी। तो डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव्ड इज कवर्ड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखिए ये कुछ सवाल थे आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपसे कुछ ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है, प्रपोज डिविडेंड पूछा जाता है, क्योंकि पहले ये 4 नंबर का हुआ करता था तो रेशो के फार्मूले पूछे थे, रेशो के फार्मूले आपके टर्म 1 में चले गए। अब आ जाइए दूसरा, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब आ जाइए कंपैरेटिव एंड, सर इसमें क्या पूछा जा सकता है? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें एग्जामिनर क्या सवाल बना सकता है? आपको पता दोनों ही ये क्या है? फाइनेंशियल टूल्स हैं आपके। आपने टर्म 1 में पढ़ा तो आपको ये पता है कि जो कंपैरेटिव होती है वो ऐसे होती है, कंपैरेटिव 2 साल की होती है वो ऐसे होती है। तो इस तरीके को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो कंपैरेटिव को क्या बोलते हैं? जो आपसे पूछा जाता है गिव द अनदर नेम ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस, गिव द अनदर नेम ऑफ कंपैरेटिव, तो आप क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और इसे क्या बोलते हैं? और इसका दूसरा नाम भी अभी मैं बताता हूं। और इसको क्या बोलते हैं? कॉमन साइज को, कॉमन साइज को क्या बोलते हैं? कॉमन साइज ऐसे होती है। तो ये कौन सी हो गई आपकी? वर्टिकल एनालिसिस। ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। ये क्या हो गया? वर्टिकल। क्या हो गया? ये वर्टिकल एनालिसिस। बेटा ये कॉपी पे नोट कर लो, ये आता है वर्टिकल एनालिसिस। अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम क्या होता है? डायनामिक, डायनामिक एनालिसिस। और इसका क्या होता है? स्टैटिक, स्टैटिक, स्टैटिक एनालिसिस। तो ये आपका कॉमन साइज और कंपैरेटिव का वाइवा क्वेश्चन हो सकता है। अब आपसे कॉमन साइज स्टेटमेंट में ये पूछा जा सकता है कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटल बेस क्या होता है?
मतलब बेस क्या होता है, सॉरी टोटल बेस नहीं, कॉमन साइज बैलेंस शीट में बेस क्या होता है सर, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी। कॉमन साइज पी एंड एल में बेस क्या होता है सर, रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशन, सर रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशन। तो ये चीजें बेटा आपको ध्यान रखनी है, और कुछ कोशिश है कि मैं इतने कम मिनट के अंदर, आपकी 20 मिनट के अंदर मैंने आपके वाइवा के क्वेश्चन काफी कवर कर दिए हैं कैश फ्लो और कंपैरेटिव से। अब बेटा वो 11th का पूछ सकता है, तो आपसे गोल्डन रूल पूछ सकता है जर्नल के। आपको पता 3 अकाउंट होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये आपका पर्सनल अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड थर्ड इज रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सॉरी मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंसेस और लॉस या डेबिट, ऑल इनकम और गेन्स एंड क्रेडिट। रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ज्यादा ज्यादा वो आपसे यहां तक वो सवाल पूछ सकता है, इससे ज्यादा भाई अब उसकी मर्जी है कि वो उसके 2 सवालों के अंदर वो आपसे 2 सवाल पूछे, 1 सवाल पूछे, क्या पता 2 सवालों में वो आपसे 4 सवाल पूछे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो बच्चों अगर ये लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ मेहनत करी है, तो भैया ये कमेंट बॉक्स में जब आपका वाइवा हो जाएगा तो आप मुझे बताइए कि सर जो जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे उसमें हमारे एग्जामिनर ने सवाल पूछे हैं, ताकि मुझे आने वाले जो आपके सीनियर जूनियर हैं उनके साथ भी मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊं। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूं। थैंक यू बच्चों।